हमारा टॉपिक है डीएनए। तो डीएनए के बारे में तो आपने सबने सुना होगा कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज़ बेसिकली अ जेनेटिक मटेरियल जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो हु डिस्कवर्ड डीएनए, हाउ दे डिस्कवर्ड अबाउट द डीएनए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात तो कि डीएनए है क्या। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है इट इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो इसलिए राइबो इसलिए क्योंकि इसके अंदर राइबोज शुगर होता है एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर हम डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो इट इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हमारे जो जीन्स हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह से रेप्लिकेट होगा, हमारा कौन सा ऑर्गन क्या करेगा, कौन सा जीन क्या करेगा, कौन सा प्रोटीन कहाँ बनेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है मेरा डीएनए। हमारे पेरेंट्स से 50% ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ये तो पता होगा कि 50% जो है वो पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स मतलब कि 50% फ्रॉम फादर एंड 50% फ्रॉम मदर। तो हेरेडिटरी मटेरियल है पेरेंट्स के लिए होती है, इनहेरिट होके आती है। मतलब कि 50% फादर से आती है, 50% मदर से आती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि इट होल्ड्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि कौन सा जीन किस चीज़ के लिए बना है। जैसे हमारी आई का कलर हो गया, हमारी स्किन का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई। तो ये सारे जो है ये जो भी चीज़ें बनी है ये सारी जीन्स से बनी हुई है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है हमारे डीएनए के अंदर। तो डीएनए जो है वो क्या होल्ड करके रखता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होल्ड करके रखता है। और वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर होते हैं, हमारे जीन में होते हैं। एंड जीन इज व्हाट, इट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए. Next thing is that DNA molecule that contains genetic code which determines organisms trait. I said कि जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होल्ड करता है, जेनेटिक ट्रेट होल्ड करता है। जेनेटिक ट्रेट होल्ड करता है मतलब कि हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो कैसे काम करेगी, इन सारी चीज़ों का होल्ड होता है डीएनए के पास। डीएनए जो है इट इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियस। दैट इज़ वाई जब न्यूक्लियस की मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको न्यूक्लियर डीएनए जाता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। Small amount of DNA is also located in mitochondria. It is called as mitochondrial DNA. Okay. अब कैसे डिस्कवर हुआ है डीएनए तो उसके बारे में बात। तो 1869 में सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक वेस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिस्कवर किया वाइट ब्लड सेल्स के अंदर से। उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट की जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर था तो उस समय उसको नाम डीएनए नहीं पड़ा। ठीक है, उस समय उसको नाम दिया गया न्यूक्लियन। और ये न्यूक्लियन जो है वो आगे चल के फिर जो अलग अलग साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर करके उसको नाम दिया डीएनए। 1869 के बाद जब फ्रेडरिक वेस्टर ने न्यूक्लियन आइसोलेट कर लिया तो उसके बाद 1944 में तीन साइंटिस्ट मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन तीनों ने कंबाइंड स्टडी किया कि जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनहेरिटेंस। जैसे मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से जो भी चीज़ इनहेरिट होकर हमारे अंदर आती है 50% फ्रॉम मदर, 50% फ्रॉम फादर। तो ये चीज़ जब इनहेरिट होकर जब आती है ऑफस्प्रिंग के अंदर तब जाके एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। सो ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैककार्टी, they demonstrated that DNA is the genetic material which is responsible for inheritance and यहाँ से ही DNA जो है वो लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिकल मॉडल बनाया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया। और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि फिर उसके बाद उसको नाम दिया गया कि डीएनए है करके। और उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बकायदा पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए कैसे बना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डीएनए के अंदर होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो डिस्कस कर लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या क्या होता है। 4 चीज़ें होती है, एक एक करके एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है, तो डीएनए जो है
इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं विथ शुगर एंड फॉस्फेट। सो इफ़ यू सी हियर, तो डीएनए जो है वो 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। 3 चीज़ें कौन सी? पहला फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल एंड तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इफ यू सी दिस इज डीएनए शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये डीएनए का मेन बैकबोन है। इस बैकबोन से ही पूरा डीएनए बना हुआ है कि एक तरफ अगर देखोगे ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच्ड है शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज राइबोस, एंड इसी से अटैच्ड होता है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। तो दूसरा चीज़ है नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो डीएनए जो है उसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, दैट इज थाइमिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन। नाउ इफ यू सी थाइमिन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, अब यहाँ पर इन कलर्स के थ्रू यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक्सप्लेन किया है। देखो, दिस रेड वन इज एंड इट्स बाइंडेड विथ दिस येलो वन, मतलब थाइमिन इज बाउंडेड विथ एडेनाइन, एंड इफ यू कैन सी हियर blue one, that is cytosine, is binded with the green one, that is guanine। मतलब ये हो गया बेस पेयरिंग। अब ये बेस पेयरिंग क्या होता है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सो इफ यू सी नाइट्रोजनस बेसिस पहले देख रहे थे कि 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनाइन को हम ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं एंड थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं। अब ये जो बेस पेयरिंग होती है ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया कि एडेनाइन जो है वो थाइमिन होता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से बाइंडेड होता है। एडेनाइन और थाइमिन का जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बाइंडेड होते हैं, मतलब ये बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से बॉन्ड होता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये स्ट्रांग बाइंडिंग होती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का मतलब ये होता है कि जो डीएनए होता है, डी जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए तो कैसे जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर जो बेस पेयर्स है, दिस इज कॉल्ड बेस पेयर्स। ठीक है, ये बेस पेयर्स है, एडेनाइन थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा, इसको बेस पेयर्स बोलते हैं। एंड लास्ट जैसे मैंने बोला कि दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेसिस। सो दिस 2 स्ट्रैंड्स ट्विस्ट अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, गिविंग डीएनए इट्स कैरेक्टरिस्टिक हेलिकल शेप। मतलब वॉटसन एंड क्रिक जो है उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है अपने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है, पहली बात। दूसरा कि वो डबल हेलिकल किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तीसरी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की कि इसके अंदर कौन से बेस पेयर्स होते हैं, एडेनाइन बाइंड्स विद थाइमिन, ग्वानिन बाइंड्स विद साइटोसिन। ये जो बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स किससे बने हुए होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से बने हुए होते हैं। मतलब एडेनाइन जो है, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनाइन बाइंड्स विद थाइमिन, ग्वानिन बाइंड्स विद साइटोसिन। यही चीज़ आगे चल के आरएनए में बदल जाती है। तो सबसे मेन चीज़ जो बदलती है इसमें सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चेंज होती है। मतलब जैसे कि एडेनाइन यहाँ पर डीएनए में थाइमिन के साथ बाइंड कर रहा है, आरएनए में थाइमिन को यूरासिल रिप्लेस कर देता है। ओके, तो जब हम आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, तब बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये याद रखना है कि एडेनाइन जो है डीएनए में थाइमिन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। नाउ कमिंग टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए, कि डीएनए कैसे बना हुआ है। तो 3 मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, जीन्स, कोडॉन्स, जेनेटिक कोड। ये 3 चीज़ें हमें रखनी है कि जीन्स क्या होते हैं। डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज होता है अलग अलग यूनिट्स में, मतलब डीएनए बहुत लंबा डीएनए है। डीएनए जो होता है वो पूरा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। कंडेंस्ड फॉर्म में वो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ किस में होती है, न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है वो पूरा कंडेंस्ड फॉर्म है, और क्रोमोसोम जब अनकॉइल होने लगता है, अनकॉइल होने के बाद वो एक लंबा सा स्ट्रैंड बनाता है और वो होता है डीएनए।
अब डीएनए के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये तो मैं सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स। इतना लंबा डीएनए है और हर एक सेगमेंट में अलग अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग जेनेटिक ट्रेट है। अभी जो डीएनए है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट यूनिट्स विच instructions for building proteins. If you have heard about central dogma, central dogma के बारे में अगर आपने सुना है तो सेंट्रल डॉगमा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डीएनए से प्रोटीन बनता है। कैसे डीएनए से प्रोटीन बनता है तो एक बेसिक मैं बता देती हूँ, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं बता देती हूँ कि डीएनए जो है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। अब जो डीएनए है वो पूरा डीएनए नहीं, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, मतलब उस पार्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ केराटिन प्रोटीन का, जो हमारे हेयर्स में होता है। हेयर में जो केराटिन प्रोटीन है वो कैसे बनेगा, तो मेरा जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर एक पार्ट रहेगा, एक ऐसा जीन रहेगा जो केराटिन प्रोटीन के लिए कोड करता है ऑन कोडॉन। अब ये कोडॉन क्या है, यहाँ पर देखो ये सेकेंड वर्ड दिख रहा है कोडॉन। कोडॉन का मतलब होता है 3 नाइट्रोजनस बेसिस है, उन नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ एक कोड है। ये कोड रीड करता है मेरा डीएनए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो पूरे प्रोसेस पे नहीं जाता है, बट हर एक कोडॉन एक अलग प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो कोडॉन जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए। जैसे अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए मुझे पहले अमाइनो एसिड बनाना पड़ेगा और वो अमाइनो एसिड बनाने के लिए मुझे कोडॉन की ज़रूरत है। ये कोडॉन क्या करेगा, जो भी उसको प्रोटीन बनाना है वो प्रोटीन के लिए वो कोड करेगा। अब ये जो जीन्स है और कोडॉन्स है ये दोनों मिलके, जैसे अभी मैंने बोला जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स जो कोडॉन को रिलेट करेगा, कोडॉन को बताएगा कि ये कोडॉन से ये अमाइनो एसिड होना चाहिए। तो बेसिकली इट इज अ जेनेटिक कोड। लेट अस सी दिस, ओके। अब यहाँ पे देखो ये पूरा एक डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए पूरा, और इसमें से ये एक पार्ट, ठीक है, ये एक पार्ट रहेगा जो जिसको मैं बोल दूंगी जीन। ये जीन कोड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो पार्ट है ये कोड कर रहा है किसके लिए, केराटिन प्रोटीन के लिए। पहले तो ये डीएनए एक दूसरे से बाइंडेड है, ये डीएनए टूटेगा, टूटने के बाद इसके ऊपर कोडॉन आके बाइंड करेगा, वो कोडॉन आकर बाइंड करने के बाद ये एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, वो अमाइनो एसिड जुड़ेगा, अमाइनो एसिड के प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जेनेटिक कोड मतलब कि एक ऐसा कोडॉन जो जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड है कि ये जीन यही बनाएगा और इस इन्फॉर्मेशन के लिए यही जीन चाहिए, यही कोडॉन चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिलाकर बनता है मेरा डीएनए। अब अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई, डीएनए में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, तो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज बेसिकली चेंज, स्लाइट चेंज, से चेंज हो सकता है, बड़ा सा चेंज हो सकता है। तो उस चेंज की वजह से होता क्या है कि डीएनए जो है वो रीडिंग में मिसरीड हो जाता है। डीएनए के अंदर जो कोडॉन है जो रीड करना चाहिए वो नहीं रीड करके वो दूसरी चीज़ें रीड कर लेता है। जो दूसरी चीज़ें रीड करने की वजह से क्या हो जाता है कि पूरा सीक्वेंस खराब हो जाता है। म्यूटेशन 3 तरह के होते हैं, मेन 3 तरह के होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होगा कि एक सिंगल बेस में चेंज हो जाएगा, या तो एडेनाइन थाइमिन के साथ ना बाइंड करके एडेनाइन जो है वो साइटोसिन के साथ बाइंड कर लेगा गलती से, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब ये सिंगल चेंज क्या कर सकता है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पूरा चेंज कर देगा, जिसकी वजह से प्रोटीन गलत बनेगा, और अगर प्रोटीन गलत बनेगा तो उसका फंक्शनिंग गलत होगा। तो पहला जो म्यूटेशन है वो पॉइंट म्यूटेशन है। जैसे मैंने बताया पॉइंट म्यूटेशन से क्या होगा, एक सिंगल बेस में चेंज होगा। सिंगल बेस में चेंज होने की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस डिसफंक्शनिंग हो सकता है। दूसरा हो गया इंसर्शन म्यूटेशन। इंसर्शन म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एडेनाइन थाइमिन ने बाइंड होना था, एडेनाइन और थाइमिन बाइंड हो गया, साथ में एडेनाइन के बाजू में ही ग्वानिन है, एडेनाइन थाइमिन बाइंड हुआ, ग्वानिन साइटोसिन बाइंड हुआ, और ये जो ऊपर बाइंडिंग हुआ है उनके बीच में एक और कहीं से बेस पर आके ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ 1 और मोर बेस, मतलब ये फिक्स नहीं,
मतलब कि सिर्फ एक बेस ज्वाइन होगा या 2 बेसेस ज्वाइन होंगे, ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि म्यूटेशन है, म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है। अब इस वजह से क्या होगा कि शिफ्ट, मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है, जो रीडिंग हो रही थी वो शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने की वजह से जो रीडिंग होने वाली थी वो रीडिंग नहीं होगी, वो रीडिंग अल्टर हो जाएगी। रीडिंग अल्टर होगी, जो बनना था वो नहीं बनेगा, जो प्रोटीन बनना था वो नहीं बनेगा। अब प्रॉपर अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगा, ये चीज़ हो जाएगी। तीसरा म्यूटेशन है डिलीशन। डिलीशन का मतलब समझता है डिलीट हो जाना। डिलीशन का मतलब कि रिमूवल ऑफ वन और मोर बेसिस, मतलब अगर तीन बेस पेयरिंग हुई है और 3 बेस पेयरिंग में से एक भी अगर डिलीट हो जाती है, वो डिलीट हो जाने की वजह से क्या होता है कि शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब जैसे इंसर्शन म्यूटेशन में होता है, कोई चीज़ आगे ऐड हो गई तो वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने की वजह से जो रीड होना था वो रीड नहीं हुआ। वैसे डिलीशन में भी सेम चीज़ होती है। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फ्यूचर ऑफ डीएनए रिसर्च। कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए को रिसर्च में। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि जीन एडिटिंग। अगर कोई एक डीएनए सीक्वेंस है, उस डीएनए सीक्वेंस को मैं रीड कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ विद अ टूल दैट इज CRISPR-Cas9। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्यों डेवलप हुई है? दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इतना बड़ा डीएनए है, उसमें से मुझे कोई एक सीक्वेंस छोटा सा उठाना है और उस छोटे से सीक्वेंस को मैं नेकेड आई से नहीं देख सकती, तो मुझे उसके लिए कुछ टूल लगेगा। तो वहाँ पर CRISPR-Cas9 जो है वो एक इतना अच्छा टूल है जो मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर भी कर देगा और उसके लिए मुझे ट्रीटमेंट भी बता के देगा कि कहाँ पर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिसऑर्डर पता चल जाता है बता सकती हूँ। दूसरा चीज़ है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये होता है कि जो मेडिसिन मेरे डीएनए सीक्वेंस को मैच करेगी। अगर कहीं पे डिसऑर्डर है तो समझ लो यहाँ पे डिसऑर्डर है, तो ये डिसऑर्डर के हिसाब से मैंने एक दवाई बनाई है, वो दवाई जो है वो जाकर उसको बाइंड करेगी और मुझे तुरंत ट्रीटमेंट देगी ना। क्योंकि मुझे अगर जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में मालूम है, इंसान के जेनेटिक मेकअप के बारे में मालूम है, तो मैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकती हूँ। तीसरी चीज़ है फॉरेंसिक साइंस। जैसे कि अभी एक बहुत फेमस शो है, तो तुम लोगों को बहुत पसंद होगा, डॉक्टर सालुंखे। डॉक्टर सालुंखे क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्राइम सीन है, क्राइम सीन में होता है ना कि सस्पेक्ट मुझे कौन है वो पता करना है, तो सस्पेक्ट कैसे पता करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक छोटा सा हेयर भी मिल गया, तो छोटा सा हेयर भी मिल गया या एक ब्लड का एक ड्रॉप भी मिल गया, तो मैं उससे पता कर सकती हूँ, उससे मैं डीएनए का पूरा सीक्वेंस पता कर सकती हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फॉरेंसिक साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन डिटरमाइनिंग पैटर्निटी, दैट मीन्स हु इज़ द पेरेंट ऑफ पर्टिकुलर सस्पेक्ट। क्राइम सीन्स में यूज़ होता है, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे एक छोटा सा हेयर फॉलिकल भी मिल गया तो मैं उससे पता जेनेटिक मेकअप क्या है, जेनेटिक मेकअप पता चल गया तो मेरे पास बहुत सारे टूल्स है जिससे मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ कि ये किसका ब्लड है या किसका हेयर है। एंड लास्ट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमको कैसे पता चलता, ये सारी चीज़ें पता चल रही है। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पता करी है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हमने हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो किससे मैच कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवर हुई, और डिस्कवरी होने के बाद ही हम बता पाए कि हमारा जो डीएनए है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। हमारा डीएनए जो है वो बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है हमको। कहीं से भी हमारे बॉडी का अगर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी मुझे मिल जाता है तो भी मैं उससे क्या कर सकती हूँ, जेनेटिक मेकअप को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। मतलब हमारा जो पूरा बॉडी है वो बना हुआ है किसका, हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो डीएनए जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बारे में आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे कि डीएनए जो है वो क्या है, कैसे रेप्लिकेट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाते जाऊंगी। सेंट्रल डॉगमा के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए अगर इस वीडियो में तुमको कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर न्यू हो तो बेल आइकन को प्रेस करो। और तब तक के लिए सी यू।
बाय बाय, टेक केयर।